बस यही चीज तो रही आरएसएस और बीजेपी के पास। देखो, आरएसएस और उससे जुड़ी भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन ने अपने वैचारिक और राजनीतिक प्रभाव का तो विस्तार कर लिया, लेकिन आज भी उनके पास ऐसे राष्ट्र नायक नहीं हैं जिन्हें कांग्रेस के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय नायकों के खिलाफ प्रचार अभियान में उतारा जा सके। बड़ी कोशिशें करने के बाद एक नाम आरएसएस और बीजेपी के जुबान पर आता है, सुभाष चंद्र बोस। अब कोशिश क्या है? सुभाष चंद्र बोस वर्सेस महात्मा गांधी करने की कोशिश हो रही है। कितना सफल हो पाएंगे? आज मैं आपको स्टैच्यू पॉलिटिक्स के साथ साथ कुछ जो फेक न्यूज है उसको डीबंक करूंगा आप सभी के लिए। तो सबको पता है कि आज का इंडिया स्टैच्यू मेनिया बन चुका है। स्टैच्यू मेनिया तकरीबन हम फ्रांस को कहते थे। आप याद कीजिए, आज से करीब 120 साल पहले फ्रांस में ही यह शब्द का प्रचलन हुआ था। उस वक्त 1870 से लेकर के 1940 के दरमियान 200 से ज्यादा मूर्तियां बनवाई गई, इसीलिए वहां पर स्टैच्यू मेनिया शब्द भी लोगों के जुबान पर चढ़ गया था। हालांकि बाद में वो दौर निकल जाता है, लेकिन यह दौर इंडिया में वापस आ चुका है और अब इंडिया में यह स्टैच्यू मेनिया वाला दौर चल रहा है। एक दूसरे से सबसे ऊंची और लंबी बनाने की मूर्तियां होड़ लग चुकी है। जितनी ऊंची, जितनी लंबी, और उतना ही वोट बैंक पर असर होता है मूर्तियों का। जितनी ऊंची मूर्ति जिसकी, उतना फायदा इनको। देखो, शुरू अगर मैं करूं स्टैच्यू पॉलिटिक्स को लेकर के, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बताइए, मूर्तियों पे पैसा खर्च करना सदुपयोग है या दुरुपयोग है? देखो, इसका सटीक जवाब मैं आपसे ले सकूं तो उसका एक काउंटर मैं आपको दे देता हूं। जरूरी नहीं कि इस काउंटर से मैं सहमत या फिर असहमत जरूर हूं, लेकिन बेहतर जवाब तलाशने की कोशिश करूंगा। थोड़े दिमाग के घोड़े को दौड़ाइएगा। अगर आप ये कहते हैं कि स्टैच्यू पे पैसा लगाने से बेहतर यह था मूर्ति की जगह ये नए विश्वविद्यालय बन जाते, कितना बेहतर होता, ये आप कमेंट काउंटर करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं इसका काउंटर ऐसे करूं, क्या मूर्ति अपने आप में इतिहास का विश्वविद्यालय नहीं? पेरिस के नाम से आपको पहला क्या ख्याल आता है? आईफिल टावर का ही तो आता है ना। लिबर्टी की मूर्ति मैं आपको दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? अमेरिका का ख्याल पैदा होगा ना। अब मुझे जवाब देना कोशिश कीजिए कि आप कैसे कह सकते हैं कि स्टैच्यू पॉलिटिक्स खराब पॉलिटिक्स है। आपका मैं शानदार जवाब देखने की कोशिश करूंगा। देखिए, नई दिल्ली के प्रसिद्ध इंडिया गेट पर पिछले दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक होलोग्राम स्थापित किया गया। दशकों पहले इस स्थान से ब्रिटिश सम्राट की मूर्ति को हटा करके उसकी जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने की एक योजना, एक प्रोग्राम बनाया गया था। लेकिन ब्रिटिश सम्राट की मूर्ति को हटा तो दी गई, परंतु राष्ट्रपिता की मूर्ति वहां नहीं लग सकी, क्योंकि बहुत से गांधीवादियों का यह मानना था कि एक पत्थर से बनी छतरी के नीचे महात्मा की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? अब इनकी सरकार ने बहुत ही धूमधाम के साथ नेताजी का होलोग्राम लगा दिया। अब बाद में उसकी मूर्ति लगाई जाएगी। अब होलोग्राम मूर्ति में अंतर होता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि वैभव, जस्ट टेल मी वन थिंग, कि यार होलोग्राम लगाने की इतनी आवश्यकता थी क्या? इतनी जल्दीबाजी क्यों की? जब मूर्ति तैयार हो जाती तब लाके लगा देते। लेकिन मोदी सरकार के अधिकांश निर्णय, आपको पता होने चाहिए, चुनाव के इर्द गिर्द उसको ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। और भारत जैसे विशाल देश में तो आपको पता है किसी राज्य में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में चुनाव होते रहते हैं। अब उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में जो वोटर्स का जो ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए कुछ अप्रत्याशित करना होता है, जो कि वो कर रहे हैं। ये साबित करने के लिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर असली कद्र अगर किसी पार्टी को है तो वो भाजपा को है, और कांग्रेस और अन्य पार्टी को उनकी अनदेखी की है। ऐसे ही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी कही जाती है। इन दोनों को ही महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती है। व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, प्रचार यह किया जाता है कहकर के कि जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री मनोनीत करके महात्मा गांधी ने सरदार पटेल के साथ अन्याय किया था। देखिए दोस्त, और यह भी कहा जाता है कि यदि नेहरू की जगह पटेल प्रधानमंत्री बनते तो देश का इतिहास और कुछ हो जाता। ये सारी बातें हम व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच आखिर संबंध थे तो क्या थे। अब इसका पता लगाने के लिए किताब तो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसका पता पटेल के आशीष शीर्षक वाले उस लेख से चलता है जो 14 अक्टूबर 1949 को लिखा गया था। उस लेख में उन्होंने नेहरू को अपना छोटा भाई बताते हुए उनके त्याग और देश सेवा की बेहद प्रशंसा की थी, और कहा था कुछ निस्वार्थ प्रेरित लोग उन दोनों के बीच विरोध कराने का दुष्प्रचार करते रहते हैं।
पटेल ने गृह मंत्री के रूप में नेताओं की गिरफ्तारी और संघ पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे। बाकी मैं ये किताब पढ़ता हूं, सत्य और मिथ्या, पीयूष जी की, जो आप पढ़ सकते हैं, नेहरू मिथक और सत्य वाली, इसमें पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज आपको मिल जाएगी पढ़ेंगे तो। अब सुभाष चंद्र बोस की बात कर लेते हैं दोस्त। सुभाष चंद्र बोस और गांधी के राजनीतिक मतभेद सर्वविदित हैं और इन्हीं कारण से बोस ने कांग्रेस को छोड़ा था, फिर देश भी छोड़ के चले गए थे। इसलिए गांधी का विरोध करने के लिए उनसे बेहतर व्यक्ति आरएसएस को और बीजेपी को नहीं मिल सकता था, जो उनको मिल गया। उनके प्रति आज भी पूरे देश की जनता के मन में अपार आदर और सम्मान है, इसीलिए उनका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है, यह भी आप समझिए। थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्त, अगर मतभेद गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के थे तो आज सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते दोस्त, तो बताइए धर्म संसद में आयोजित करके मुसलमानों के जनसंहार का जो आह्वान करने वाले कि कितनी हिम्मत होती। हिम्मत होती नहीं होती। अगर इतिहास पढ़ा होता, इतिहास में नजर डालेंगे दोस्त, तो पाएंगे नेताजी के निकटतम सहयोगी मुसलमान थे और उनकी आजाद हिंद फौज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी समुदाय के अफसर और सैनिक थे। अंग्रेजों ने लाल किले में आजाद हिंद फौज के जिन अफसरों पर मुकदमा चलाया था, उनमें एक हिंदू जनरल प्रेम कुमार सहगल, एक मुसलमान जनरल शहनवाज खान और एक सिख जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लो थे। नेताजी सभी समुदाय की एकता और समानता की विश्वास करते थे। वो सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करते थे, है ना, उनके वर्चस्व की बात नहीं करते, सबकी बात करते थे। ये पता होना चाहिए। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और वे महात्मा गांधी के अहिंसात्मक संघर्ष की रणनीति से असहमत थे, बिल्कुल। लेकिन सारी असहमति और विरोध के बावजूद महात्मा गांधी के प्रति उनका रवैया क्या था, यह भी तो पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी और उनके सहयोगी के जबरदस्त विरोध के बावजूद 1939 में सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस जीत के बाद उन्होंने 3 फरवरी 1939 को एक बयान जारी किया, जिसके अंत में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मेरे बारे में जो भी राय रखते हो, लेकिन मेरी हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं उनका विश्वास जीत सकूं, क्योंकि बड़ा निराशा होगी कि मैं लोगों का विश्वास तो जीत पाया लेकिन महानतम व्यक्ति का विश्वास नहीं जीत पाया। संघ और भाजपा के लोग अक्सर यह आपत्ति करते रहते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कैसे कहा जा सकता है। अब उन्हें यह भी तो पता होना चाहिए, नेताजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस नाम से उनको संबोधित किया था। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो से प्रसारित किए गए अपने एक संदेश में उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करते हुए उनसे अनुरोध किया था कि आजादी के पावन युद्ध में वह उन्हें अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दें। आप सुभाष चंद्र बोस की बातें तो करते हैं, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी के लिए क्या बातें की और क्यों राष्ट्रपिता कहा, यह आप नहीं पढ़ते हैं, तो यह आपका दोगलापन दिखाता है दोस्त। दूसरी बात देखिए, आपने एक बात देखा होगा, जितने भी समर्थक हैं, जो अधिकांश, सभी नहीं, मतलब जो बीजेपी समर्थक हैं, जितने भी अधिकांश आप वीडियो देखेंगे सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए, सभी महात्मा गांधी का अपमान करते हुए सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। सम्मान करते हुए कभी मैंने देखा नहीं कि हाँ एक वर्ग है जो नाथुराम गोडसे जिंदाबाद करता है, महात्मा गांधी मुर्दाबाद कहता है। और धर्म संसद में मैंने आपको देखा और मैंने वहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनली बताया है कि अब जब भारत एक हिंदूवादी और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या संभावना इसकी है, वो मैंने पूरा पलटा खोल के आपको समझा दिया है। आप वो वीडियो को देख भी सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, सम्मान आप सबका कीजिए, है ना, अपनी आइडियोलॉजी को साइड में रखिए, लेकिन आप सम्मान कीजिए। जिस पार्टी के आप समर्थक हैं वही महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है ना कि मतलब ऐसा तो नहीं कहा जाता है कि आपको सम्मान सिर्फ एक ही व्यक्ति का करना है, हम तो करेंगे तो सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे, नहीं तो हम करेंगे सुभाष चंद्र बोस का करेंगे, गांधी का तो हम करेंगे ही नहीं। तो दोस्त पढ़ोगे थोड़ी निष्ठा, आपको समझ में आ जाएगी कि महात्मा गांधी थे तो थे क्या। एक बार मेरा वो वीडियो देख लेना कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाला, आपको समझ में आ जाएगा कि महात्मा गांधी क्या चीज थे। जब तक किताब नहीं पढ़ोगे दोस्त, तब तक आप ना ये फिजूल की बातें करेंगे और जो आपका एवरेज जो माइंड है उसी के साथ आप लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। अब दोस्त, पिछले कई महीनों में, सालों में देखा हुआ कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। 2900 करोड़ रुपए खर्च करके दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भाजपा ने बनवाई, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 182 मीटर यानी कि 597 फुट है।
वहीं दूसरी तरफ मुंबई के पास अरब सागर में करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत से छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाया जा रहा है और इसकी अगर ऊंचाई अगर आप देखेंगे शिवाजी की 690 ऊंची इसकी प्रतिमा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में जल पूजन किया था। इसके बनने के बाद यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होने जा रही है। फिलहाल इसके निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगी हुई है, लेकिन हाँ, आप देख लीजिए प्लान क्या है। मुंबई में ही दादर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनाई जा रही है, जिसकी कुल ऊंचाई 450 फुट है। पहले मूर्ति 350 फीट की ऊंचाई तक बन रही थी, लेकिन बाद में साल 2020 महाराष्ट्र सरकार ने इस ऊंचाई में 100 फुट की बढ़ोतरी करने का फैसला किया, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया। यह मूर्ति दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति होगी। 5 फरवरी को हैदराबाद में संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। रामानुज की 216 फीट ऊंची प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है और ये 216 फीट ऊंची मूर्ति सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते की बनी हुई है। राजस्थान के नाथद्वार में दुनिया की सबसे बड़ी भगवान की प्रतिमा बनने जा रही है। यह मूर्ति 351 फीट लंबी होगी। अब भगवान शिव की ध्यान करती मूर्ति का सिर 70 फीट लंबा होगा। इसकी करीब 90% काम पूरा किया जा चुका है। अब अयोध्या यूपी के अंदर आते हैं। अयोध्या में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है, जो कि निर्माण के बाद दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बन जाएगी। इसमें 20 मीटर ऊंचा चक्र होगा और मूर्ति 50 मीटर ऊंचे बेस पर खड़ी होगी। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरों का वोटर को लुभाने के लिए दादरी में राजा मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया है। इससे पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ भगवान परशुराम की मूर्ति का भी अनावरण किया था। साफ है कि देश में मूर्तियों के निर्माण का दौर चल चुका है। स्टैच्यू मेनिया वाला दौर आ चुका है। यूपी की तरह जम्मू एंड कश्मीर में राजा हरि सिंह की मूर्ति की सभी दलों द्वारा मूर्ति बनवाने की होड़ सी मची हुई है। आने वाले समय में जैसे जैसे मूर्तियों का निर्माण होगा, दोस्त यकीन मानिएगा, यह रिकॉर्ड अपने आप में बनता चला जाएगा। यह रिकॉर्ड भाजपा कर क्या रही है? भाजपा ये सब कल्चरल नेशनलिज्म के नाम पे कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है और इसकी काट कांग्रेस के पास खुद नहीं होगी। ये बात मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। फिलहाल इतिहास से लेकर के जो भी आप गलत जानकारी है उसको डिकोड डिबंक तो हम करेंगे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।